बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैट्रिसेस के हवाले से। तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट लेते हैं। सपोज़ करें हमारे पास एक कंपनी है जिसके 5 एम्प्लॉयज़ हैं, E1, E2, E3, E4 एंड E5, और वो उस कंपनी में हफ्ते में 6 दिन काम कर रहे हैं, मंडे से सैटरडे। अब कंपनी का रूल ये है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को पर हावर के हिसाब से पे करती है। तो ज़ाहिरी बात है कि हमें उनका जो रिकॉर्ड रखना है वो घंटों के हिसाब से रखना है। अब सपोज करते हैं कि पहले वीक में हमारे पास E1 यानी अली ने 8 घंटे काम किया, E2 सारा ने 6 घंटे काम किया, E3 अहमद ने 9 घंटे काम किया, E4 फातिमा ने 7 घंटे काम किया और E5 उस्मान ने 5 घंटे काम किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये सारी मंडे की प्रोग्रेस है। अब ट्यूसडे को अगेन E1, E2, E3, E4 और E5 ने काम किया। इसी तरीके से वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को और सैटरडे को। अब इस रिकॉर्ड को रखने का एक आसान तरीका ये है जो ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जिसको आप मैट्रिक्स कहते हैं। यानी अगर हम इस डेटा को अरेंज इस तरीके से कर लें जिसमें मेरे पास पहली रो जो है वो E1 का काम है, दूसरी जो है वो E2 का काम है, इसी तरीके से पांचवी जो है E5 का काम है। पहला जो कॉलम है वो मंडे का काम है, ट्यूसडे का काम है, अप टू सो ऑन सैटरडे का काम है। अब ये तो छोटी एग्जांपल है जिसमें 5 बंदे 6 दिन काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास कंपनी का साइज़ ज़्यादा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी कंपनी में 5000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहा है, तो उसके रिकॉर्ड को हम कैसे मेंटेन करेंगे? तो उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करने का एक तरीकाकार ये है। अब इस तरीकाकार पर हमें फ़ायदा क्या है? मिसाल के तौर पर हम देखना ये चाहते हैं कि E1 यानी अली ने पूरा हफ्ता कितना काम किया है, तो हम सिंपली इसकी पहली रो की तमाम एंट्रीज़ को ऐड कर देंगे। अगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फ्राइडे को कितना काम हुआ है, तो मैं क्या करूँगा कि ये सारा फ्राइडे वाला काम है, मैं इस पूरे कॉलम को ऐड कर दूँगा। तो मेरे पास जो चीज़ बचेगी वो क्या बन जाएगा? वो हमारे पास कंपनी का काम होगा फ्राइडे के वाले दिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डेली बेसिस पर अपना रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं कि हमारे आज तमाम मुलाजमीन ने कितना काम किया, और हम इंडिविजुअल बंदे का रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। अब सपोज करते हैं कि ये तो हमारे पास एक हफ्ते का रिकॉर्ड आ गया। अब यही लोग हैं जिन्होंने नेक्स्ट वीक भी काम करना है। तो नेक्स्ट वीक जब काम करेंगे तो हमारे पास एक और मैट्रिक्स आ जाएगा बी की फॉर्म में। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास कंपनी 15 दिन के बाद पे देती है, तो हम क्या करेंगे? या हमें यह कैलकुलेट करना है कि E1 ने यानी अली ने मंडे को कितना काम किया दोनों वीक। तो हम क्या करेंगे? उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड कर देंगे। अब फर्स्ट वीक के मंडे को उसने 8 घंटे काम किया है और सेकंड वीक के मंडे को उसने 7 घंटे काम किया। इसका मतलब है उसने मंडे को कितना काम किया है? 15 घंटे। इसी तरीके से अगर हम फ्राइडे की बात करें तो इसका मतलब है फ्राइडे को उसने ये काम किया, ये इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को हम ऐड कर देंगे। अब अगर हम यही काम सब के साथ करें तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को सिंपल ऐड कर देंगे, इन्हीं करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा जिसको हम कहते हैं 1 + B। अब ये जो आपके पास A + B है, ये डिनोट कर रहा है हर बंदे का मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को काम। अब अगर हमें ऐड करना हो बिलफर्ज कि 15 दिन के बाद कंपनी पे देती है, तो सबसे पहले तो हमने नंबर्स ऑफ आवर्स कैलकुलेट करने हैं कि तूने काम कितना किया। तो E1 का जो मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये मैं पूरा ऐड कर दूँगा, तो मेरे पास यहाँ पर ऐड होकर आ जाएगा कि उसने कितने घंटे काम किया।
इसी तरीके से सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का। और कंपनी अगर अपने रिकॉर्ड के लिए देखना चाह रही है कि कौन से दिन ज़्यादा काम हुआ और कौन से दिन सबसे कम काम हुआ, तो वो सिंपली इन कॉलम्स को क्या कर देगी, ऐड कर देगी। अब अगला काम यह है कि हमारे पास कंपनी पे दे रही है। तो सपोज करें कि हमारे पास कंपनी जो है वो 200 रुपया पर घंटा पे कर रही है, यानी 200 रुपीज़ पर आवर्स के हिसाब से वो सैलरी देती है। तो हम क्या करेंगे कि हम सिंपली 200 को इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं आपके, जिसको हम वेक्टर स्पेस में या लीनियर अलजेब्रा में पढ़ेंगे। तो ये तो हमारे पास मैट्रिक्स की एक सादी सी एप्लीकेशन है। इसके अलावा अगर आप देखें कि मैट्रिसेस इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहे हैं, तो अगर आप फेमिलियर हों डीप लर्निंग से या न्यूरल नेटवर्क से, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की ब्रांचेस हैं, अगर आपने इनको कहीं पढ़ा हुआ हो या आपने सुना हुआ हो, तो जो डीप लर्निंग है वो ज़्यादातर लीनियर अलजेब्रा पर ही, यानी मैट्रिसेस की फॉर्म में ही क्या करती है, उस पर ही डिपेंड करती है। मैंने शायद लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि आपके पास आपकी जो डिजिटल इमेज है वो सिंपल एक मैट्रिक्स है। अब वो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स मिसाल के तौर पर मेरे पास ये मैट्रिक्स क्या है, इसकी 5 रोज़ और 6 कॉलम हैं, तो ये मेरे पास 5 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स है। तो ये जो आप जिसको पिक्सल कहते हैं, वो पिक्सल एक्चुअली आपके पास ये एक एंट्री होती है, और ये एंट्री क्या होती है, ये कलर होता है, कलर कोड होता है। तो मैं ट्राई करूँगा किसी दिन आपको इस पर भी एक लेक्चर दूँ, अपार्ट फ्रॉम द पीएससी, आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मैट्रिसेस कहाँ कहाँ और किस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं। ये जैसे एक एंट्री है, इसको वो पिक्सल कहते हैं। और जो आपके पास कैमरा कहते हैं जितने मेगापिक्सल का है, या आप कहते हैं कि जी इस इमेज की रेजोल्यूशन इतनी है, तो वो उस रेजोल्यूशन का मतलब होता है नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। और ये जो एक एंट्री है वो इसके एक कलर को रिप्रेजेंट करती है। यानी जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये रेड कलर है, तो इस रेड कलर का एक ख़ास कोड होता है। जैसे आपके पास एक ब्लैक कलर है, इस ब्लैक कलर का एक कोड है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि मेरे पास जो है वो कोई और कलर है, फॉर एग्जांपल ये वाला कलर है, तो इस कलर का भी क्या है, एक कोड है। तो हर कलर का एक कोड होता है। ये चलिए हम किसी में डिटेल में बात करेंगे। और वो कोड होता है 0 से लेकर 255 तक, ठीक है। यानी ये 256 इसलिए क्योंकि 2 की पावर 8 जो है वो क्या बनता है, 256। तो एक जो बिट होता है उसमें 8 बाइट्स होते हैं। 8 बाइट्स का मतलब है 0-1 की फॉर्म में, 0-0-1-1-0-0-1। अब बाइनरी सिस्टम में आप देखें तो आप 256 तक हर एलिमेंट को 8 या 8 से कम डिजिट में इस तरह से लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास 23 है, तो 23 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आएगा, मिसाल के तौर पर 23 है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता इसलिए कि हमारा एक्सल चीज़ रह जाएगी, लेकिन चलें 23 है। 23 को जब आप बाइनरी सिस्टम में चेंज करेंगे तो आप 2 पे इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 11, और 1 क्या बनेगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6, और 6 नहीं 5, और फिर 1, और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो फिर 4 और 2, फिर 1, और फिर जब आप इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 एंड 1। अब यहाँ पर देखें 1 1 1 1 1, कितने 1 आ गए, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है ये जो 23 है, तो ये अगर आप इसको बाइनरी उसमें लिखेंगे तो मेरे पास आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और बाकी हम इसके 0 डाल देते 8 बिट पूरे करने के लिए, ठीक है, 8 बाइट पूरे करने के लिए। तो हर बाइट में एक 8 बिट होता है। खैर वो जो मैं आपको बात बता रहा था, इस डिटेल में नहीं जाते हैं हम, कि हमारे पास कलर कोड होता है, वो होता है 0 से 256 तक, और ये कलर कोड को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी ये जो इमेजेस वगैरह हैं या आपके पास जो वीडियोस हैं या जो कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी आपकी इसी बाइनरी फॉर्म में होती हैं और इसी कलर कोड में होती हैं। तो आपका एक ये सिंपल एक डिजिटल जो इमेज है वो आपकी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाती है। तो ये चीज़ आपको बताने का मकसद ये था कि
जिन चीज़ों से हम आज मुतासर होते आते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि लोग कहते हैं कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो इसके पीछे जो काम है सारा, तो वो एक्चुअली बेसिक मैथमेटिक्स है और उसकी बहुत सादी सी चीज़ें हैं। जैसे कि ये मैट्रिसेस हैं, हम इनको बहुत आम सी चीज़ समझते हैं, लेकिन इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो ये तो एक्चुअली कंसेप्ट था मैट्रिक्स का कि मैट्रिक्स आता कहाँ से है, इसका फ़ायदा क्या है, ये होते क्या हैं। तो हम आते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ, यानी हमारे पास जो आप इसकी डेफिनेशन होती है। तो ये अगर आप इसको देख लें तो ये इंटरप्रिटेशन वही है कि मैट्रिक्स ए जो है वो वर्किंग आवर है वीक 1 में, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और ए प्लस बी जो है वो सब है, और बाकी तमाम चीज़ें उसने लिखी हुई हैं। अब जो है वो डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है। मैट्रिक्स क्या है? अब मैट्रिक्स को हम डिफाइन करते हैं। अब मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ द नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशंस अरेंज इन रो एंड कॉलम्स इन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एज एम रोज एंड एन कॉलम्स। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये क्या है? ये इसमें एन रोज़ हैं और एम क्या हैं? कॉलम्स हैं। तो ये हमारी जो चीज़ें होती हैं इनको हम रोज़ कहते हैं, और ये जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? कॉलम्स कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, जो आपने याद रखने हैं। उसके बाद हम आते हैं ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? वो मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, आगे आ रहे हैं। उसके बाद रो और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अगर एक ही रो हो तो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं, अगर एक ही कॉलम हो तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, और इनको हम वेक्टर्स भी कहते हैं। ये जब हम वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ऐसे लिखते हैं हम, ये इनको हम वेक्टर भी कहते हैं। यानी आप फिज़िक्स में जो वेक्टर पढ़ते थे, मसलन 3 डायमेंशन में हम वेक्टर पढ़ते थे, हम कहते थे 2i + 3j - k फॉर एग्जांपल। ये 3 डायमेंशन में एक वेक्टर होता था। लेकिन जब हम इसे मैट्रिक्स की उसमें मैथमेटिक्स में लिखते हैं, या तो आप ये R3 का कोऑर्डिनेट लिखते हैं 2 3 -1, या फिर इसे आप इस तरह वेक्टर में लिख लेते हैं 2 3 एंड -1, इस तरह की वेक्टर की फॉर्म में। तो ये जो कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर है ये इस तरह है। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें सिंगल रो हो। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें सिंगल कॉलम हो। जीरो मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसकी तमाम एंट्री जीरो हों। डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें ऑफ डायगनल एंट्री जीरो हों। ये बात आपने यहाँ याद रखनी है, क्योंकि हमें बहुत सारी कंसेप्ट ऐसे हैं जो हमें गलत पढ़ाए गए हैं अनफॉर्चुनेटली। अब जो डायगनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है वो क्या है? वो ये कह रहा है कि ऑफ डायगनल एंट्री ज़ीरो हों। वो डायगनल एंट्रीज के बारे में बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, कि वो क्या हों। मसलन मेरे पास अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि मेरे पास यहाँ ज़ीरो होगा, यहाँ ज़ीरो होगा, इधर ज़ीरो होगा, इधर ज़ीरो होगा, इधर ज़ीरो होगा, और इधर ज़ीरो होगा लाजमी। ठीक है। बाकी जब बात करेंगे हम डायगनल एंट्रीज़ की, तो ये जो डायगनल एंट्रीज़ हैं, इन डायगनल एंट्रीज़ के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा। ये जो डायगनल एंट्रीज़ हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये वाली, इसकी जगह मैं क्रॉस डाल देता हूँ, इनके बारे में वो कुछ भी नहीं कह रहा। वो कह रहा है कि डायगनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें ऑफ डायगनल एंट्री ज़ीरो होती हैं। अब ये जो हमारे पास डायगनल एंट्रीज़ हैं, ये ज़ीरो भी हो सकती हैं, नॉन ज़ीरो भी हो सकती हैं। आपने याद रखना है कि इनके बारे में डायगनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है। सिंपल जो कंडीशन वो ये है कि ऑफ डायगनल एंट्री ज़ीरो हों। डायगनल एंट्री सारी नॉन ज़ीरो भी हो सकती हैं, इनमें से कुछ ज़ीरो भी हो सकती हैं, कुछ नॉन ज़ीरो भी हो सकती हैं, और ये सारी की सारी ज़ीरो भी हो सकती हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो डायगनल मैट्रिक्स है, उनके अगर डायगनल में इक्वल नंबर आ जाए, मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ ए और ए आ जाए, तो उसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और अगर ये ए जो है वो 1 बन जाए, तो हम कहेंगे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद ऑपरेशन क्या है, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है।
तो ये जो मेरे पास मैट्रिक्स की एक नोटेशन मैंने लिखी है ए आई जे एम क्रॉस एन, ये वही वाला मैट्रिक्स है जो अभी हमने लिखा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है A11, A12 अप टू सो ऑन A1n, A1m और A21 इस तरह से। अब ये जो 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो m कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। तो ये n रो फर्स्ट कॉलम, n रो सेकंड कॉलम एंड n रो m कॉलम। तो इसको हम ब्रीफली ऐसे लिखते हैं। तो दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करते हैं? सादी सी बात है, आप 9th में पढ़ के आए हुए हैं। ये सबसे आसान चीज़ है मैथमेटिक्स में जो तकरीबन सबको ही समझ आ जाती है। आप किसी को भी ये एडिशन करवाएंगे या मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे, उनको समझ आ जाती है कि इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं। तो ये दो मैट्रिक्स हैं, एक ए है और एक बी है। और इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स क्या है? ये दोनों मैट्रिक्स कब बराबर होंगे? जब इनकी सारी इंट्रीज बराबर होंगी। ठीक है, A11 B11 के बराबर हो, A12 B12 के बराबर हो, A13 B13 के बराबर हो। ये जो इन्होंने लिखा हुआ है कि AIJ बराबर है BIJ के फॉर ऑल IJ के, तो अगर उसकी तमाम करस्पॉन्डिंग इंट्रीज बराबर होंगी तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स बराबर हैं। एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स क्या है कि हम करस्पॉन्डिंग इंट्रीज को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? करस्पॉन्डिंग इंट्रीज को ऐड कर देते हैं। A11 को A11 में, A12 को A12 में एंड अप टू सो, जैसे अभी हमने शुरू में किया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि हम उस मैट्रिक्स की हर इंट्रीज को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाता है उसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्या है? मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन बड़ी आसान सी है। वो ये है कि हम पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई इस तरह कर देते हैं कि मिसाल के तौर पर मेरे पास मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स है, उसमें यहाँ पर A11 है, A12 है अप टू सो ऑन A1m है। ठीक है, और दूसरा मेरे पास मैट्रिक्स है, उसका जो पहला कॉलम है वो मेरे पास आ रहा है A11, A21 अप टू सो ऑन A2m। ठीक है, इसीलिए हम ये बात करते हैं कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तब होंगे जब उनके नंबर ऑफ कॉलम पहले का और दूसरे की नंबर ऑफ रोज आपस में बराबर हों। तो इस में मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं वो कैसे करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा, कहाँ पर? इधर इस पोजीशन पर जो एलिमेंट आएगा वो कैसे आएगा? वो ये आएगा कि मैं पहली रो को पहले कॉलम से इस तरह से मल्टीप्लाई करूँगा कि इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तीसरे को इसके तीसरे से करते करते हम सबको आपस में मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करेंगे, एक सिंगल एलिमेंट आएगा, वो सिंगल एलिमेंट हम यहाँ रखेंगे, तो ये मेरे पास इसकी पहली एंट्री आ जाएगी। तो मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं कि CIK किसके बराबर आएगा? J फ्रॉम 1 to M AIJ BJ के। ये देखें, अगर मैं यहाँ पर J को 1 रख लूँ, इसका मतलब है मैं पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। J को जब मैं फिक्स करूँगा, J को मैं 1 रखूँगा, इसका मतलब मैं पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई कैसे करूँगा? 1 1 को 1 1 से, 2 1 को 1 2 से, इसी तरीके से 3 1 को 1 3 से, क्योंकि J मेरे पास क्या है? फिक्स है। यानी सपोज करें कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ A5 1 को, तो उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा B1 1 5 या 1 6 या इससे मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो उससे हमारे पास CIK आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं C1 1 रख रहा हूँ तो ये चीज़ ऐसे बन जाएगी। तो ये जो नोटेशन है ये इतनी मुश्किल नहीं है, सादी सी बात है। इसको आप अगर एक्सपेंड करके देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स बहुत सादी सी बात, वो ये क्या है कि हम जब रोज़ को कॉलम या कॉलम को रोज़ में तब्दील कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है। जैसे ये सिंपल सी एग्जांपल्स दी हुई हैं, दो इनमें इनकी एडिशन कर दिया है, इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, इसका प्रोडक्ट निकाल दिया है, इसका ट्रांसपोज निकाल दिया है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं? अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, वापस A के बराबर आ जाए, उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर वो -A के बराबर आ जाए तो उसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इन दोनों में कोई भी ना हो तो वो ना सिमेट्रिक होगा ना स्क्यू सिमेट्रिक होगा।
मिसाल के तौर पर आपके पास एग्जांपल 3.15 में ए है 2 3 3 4। अब यहाँ पर आप पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे, तो ये वापस सेम आएगा, तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक है और बी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्टीशन मैट्रिक्स। पार्टीशन से जो मुराद है वो क्या है, वो आपको पता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक रूम हो तो उस रूम की पार्टीशन का मतलब क्या होगा। उस रूम की पार्टीशन का मतलब ये है, जैसे कि मैं कह देता हूँ कि जी मैं यहाँ पर एक अलग से इसका केबिन बना लेता हूँ, एक केबिन में यहाँ पर बना लूँगा और उसके साथ साथ जो है वो एक केबिन में इधर बना लेता हूँ, एक केबिन जो है वो मैं ऐसे करके यहाँ बना लेता हूँ और एक केबिन में इधर बना लेता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक रूम था, इस रूम के मैं इतने केबिन बना दिए। अब यही काम है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो और उस मैट्रिक्स को हम इस तरह के ब्लॉक्स में अलग अलग क्या कर लें, डिवाइड कर दें, तो हम कहेंगे कि क्या है, पार्टीशन मैट्रिक्स है। So a partition matrix is divided into the blocks or the sub matrices. Operation like addition and multiplication can be performed blockwise. ठीक है, तो हम क्या करते हैं फिर, ये जो एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन हम ब्लॉक वाइज क्या कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास पहले मैट्रिक्स के पहले ब्लॉक 2x2 का बन रहा है और दूसरा मैट्रिक्स का भी पहला ब्लॉक जो है वो जब 2x2 का बनेगा तो हम इस ब्लॉक को इस ब्लॉक में ऐड कर देंगे। यानी ये सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 7x7 का एक मैट्रिक्स है, तो उसमें से एक में 2x2 का मैट्रिक्स अलग यहाँ ले रहा हूँ, एक यहाँ ले रहा हूँ, इनको मैं आपस में ऐड कर दूंगा, तो ये हमारे पास पार्टीशन मैट्रिक्स है। अब पार्टीशन मैट्रिक्स के बाद ये एग्जांपल है, आप देख लें कि यहाँ पर उसने क्या किया है कि 4x4 का एक मैट्रिक्स रखा है, इसमें 16 एंट्रीज हैं, तो इसने क्या किया, इसको 2x2 के 4 मैट्रिक्स बनाकर इसको ब्लॉक बना दिए, 4 ब्लॉक बन गए। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं पार्टीशन मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है? एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग अ सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारे पास अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, उस पर अगर सिंगल हम रो ऑपरेशन लगा दें, वो रो ऑपरेशंस क्या हैं वो हमने पढ़े हुए हैं कि या तो हम रोज़ को इंटरचेंज कर लें, या किसी एक रो को स्केलर से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर हम किसी एक रो को स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरी में ऐड कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको हम रो ऑपरेशंस कहेंगे। जैसे कि इसने R1 को R2 से चेंज कर दिया तो हमारे पास ये बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है रो स्केलिंग। रो स्केलिंग का मतलब क्या है, जैसे उसने इसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो ऊपर दिया हुआ था उसने क्या कर दिया, दूसरी रो को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर देखें एक नया मैट्रिक्स आ गया, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। उसके बाद रो रिप्लेसमेंट है। जैसे उसने कहा है कि हम R3 को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, R3 + 3R1। यानी मैंने R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, उसको मैंने R3 में ऐड करके R3 की जगह जो नई रो आई वो लिख ली, तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, एलिमेंट्री रो है। ठीक है, उसके बाद इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कौन सा होता है, वो मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स हमारे पास होता है 1/, ए इनवर्स हो गया 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए इन एडजेंट ऑफ ए। ठीक है, एडजेंट कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, ये हम नेक्स्ट जब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो उसमें इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। कौन सा इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसको हम कहते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने, कोई भी मैट्रिक्स होगा उसका एडिटिव इनवर्स तो हमेशा ही एग्जिस्ट करता है अगर एंट्री सेट ऑफ रियल नंबर्स में से होंगी। ठीक है, अगर अब उस पर हम कोई बिलफर्ज अगर हम कह देते हैं कि मैट्रिक्स ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो डेफिनेटली फिर तो उसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन हम यूजुअली एंट्री सेट ऑफ रियल नंबर से ही ले रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हर मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है। हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं। आसियर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल आर नॉन सिंगुलर इफ देयर एग्जिस्ट बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई। अगर ये हमारे पास इन्वर्टिबल नहीं होगा तो इसे हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। हमने सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को कहा था कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं ग्रुप थ्योरी में। अब इनवर्स कैसे निकालते हैं, मैंने आपको फार्मूला बता दिया। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए इनवर्स से। मैट्रिक्स इक्वेशन क्या बनती है,
आपको हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि एक मैट्रिक्स को हम ए एक्स इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। तो एक्स किसके बराबर आएगा, ए इनवर्स बी। अब ये एक्स की वैल्यू हम तब फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, यानी इसका डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर भी वही बात जो मैंने डायगोनल में आपको की है, इसमें यह कहा जाता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए अगर ऑल एंट्रीज बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो। तो यहां पर मेन डायगोनल से नीचे वाली तमाम एंट्रीज जीरो होनी चाहिए, ऊपर वालों के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा, वो जीरो भी हो सकती हैं, नॉन जीरो भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, अगर इसको -1 को मैं ज़ीरो कर दूँ, 3 को भी मैं ज़ीरो कर दूँ, 5 को भी मैं ज़ीरो कर दूँ, तो ये स्टिल जो है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, जहां पर बिलो द मेन डायगोनल ज़ीरो हो। ये आपने कंडीशंस को गौर से देखना है कि कंडीशन क्या कहती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर डायगोनल की एंट्रीज या डायगोनल से ऊपर की एंट्रीज पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो ज़ीरो हो या नॉन ज़ीरो हो। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि इससे नीचे वाली क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसकी मेन डायगोनल से ऊपर की एंट्रीज क्या हो, ज़ीरो हो। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन सा होता है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट अगर हम उसको 2 बार मल्टीप्लाई करें, जवाब वापस ए आए। अगर मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करता हूँ, वापस ए आ जाता है, तो हम कहते हैं मैट्रिक्स क्या है, आइडेम्पोटेंट। नीलपोटेंट मैट्रिक्स कौन सा होता है, वही वाली बात होगी कि मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता जाऊँ, ये सेम है जैसे हमने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पढ़ा था। तो अगर एक मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करता जाऊँ उसी मैट्रिक्स के साथ अगेन एंड अगेन अगेन अगेन, प्रोवाइडेड दैट ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्योंकि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो वो आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वो आपस में मल्टीप्लाई होता जाए। तो जब वो ज़ीरो दे दे, जब वो ज़ीरो मैट्रिक्स दे दें, तो हम क्या कहेंगे कि वो के जो है, हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स नीलपोटेंट है, और जो के है वो उसकी क्या होगी, नीलपोटेंसी। जैसे कि यहाँ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से 0 0 आ गया, तो उसका मतलब है ए नीलपोटेंट है ऑफ इंडेक्स 2। इसने यहाँ पर रिमार्क्स लिखा है कि ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ द नीलपोटेंट मैट्रिक्स आर 0, तो ये जब हम आइगन वैल्यूज पढ़ेंगे तो तब की बात होगी। उसके बाद क्या है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो इसमें क्या है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, इट सेल्फ वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। अब देखें 3 चीज़ें हैं ये, एक ये था कि मैट्रिक्स को अपने साथ मल्टीप्लाई करें, वापस वो खुद आए। एक ये था कि हम मैट्रिक्स को के टाइम मल्टीप्लाई करने से 0 मैट्रिक्स आए, और एक ये है कि उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। आइडेंटिटी का मतलब मैट्रिक्स का हमेशा यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रहेगा, जो एडिटिव आइडेंटिटी है उसको हम 0 मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सा होगा, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल अगर हम ए ट्रांसपोज ए या ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें या ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास वापस क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रांसपोज जो है वो ए का इन्वर्स हो, ट्रांसपोज क्या हो, ए का इन्वर्स हो। तो ट्रांसपोज अगर ए का इन्वर्स बनेगा, तो जैसे एग्जांपल है cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, ये क्या है, ये हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास है हार्मिशियन एंड स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है। तो अभी तक जो हम चीज डिस्कस कर रहे थे वो रियल मैट्रिक्स की बात कर रहे थे। रियल मैट्रिक्स का मतलब यह है कि मैट्रिक्स की एंट्री सेट ऑफ रियल नंबर्स थी, लेकिन अगर हमारे पास मैट्रिक्स की एंट्री जो है वो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हो, तो फिर डेफिनेटली हमारे पास मैट्रिक्स में कम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास मैट्रिक्स है 1 1 माइनस अयोटा 2 प्लस अयोटा माइनस अयोटा। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स आ गया। अब ज़ाहिर है ये एंट्रीज जो हैं वो कम्प्लेक्स नंबर की हैं, लिहाजा ये हमारे पास कम्प्लेक्स मैट्रिक्स बन जाएगा। तो अ कम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड हार्मिशियन इफ ए स्टेरिक इज इक्वल टू ए, और ए स्टेरिक क्या है, ये हमारे पास कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए है। यानी हम पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज लेने के बाद हम क्या करेंगे कि
कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं उनमें जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे। जैसे मेरे पास यहाँ ए था 2 अयोटा माइनस अयोटा और 3, तो हम सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लें या पहले कॉन्जुगेट ले लें। तो कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 का कॉन्जुगेट 2 आएगा क्योंकि ये रियल पार्ट ही है सिर्फ। अयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो माइनस अयोटा आएगा, माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट अयोटा आएगा, 3 का वापस 3 ही रहेगा। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, कम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा है कि a प्लस अयोटा b के कॉन्जुगेट का मतलब है कि a माइनस अयोटा b। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स ये है कि कम्प्लेक्स मैट्रिक्स से इज कॉल्ड स्क्यू, अगर हम उसका स्टेरिक यानी कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो वापस -a के बराबर आ जाए। बाकी इसने जो नीचे रिमार्क्स लिखे हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ द हार्मिशन मैट्रिक्स आर रियल, आइगन वैल्यूज ऑफ द स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स इज प्योरली इमेजिनरी आर जीरो। तो ये जब हम आइगन वैल्यूज़ की बात करेंगे तब हम इसको दोबारा से पढ़ लेंगे। यहाँ पर अगर आपको आइगन वैल्यूज़ का कंसेप्ट है तो आप इनको याद कर लेंगे, इनको देख लेंगे कि जो हमारे पास हार्मिशन मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो रियल होती हैं और जो स्क्यू मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो प्योरली इमेजिनरी होती हैं। उसके बाद यूनिटरी ऑपरेशन मैट्रिक्स कौन सा होता है, अ कम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिटरी अगर, जैसे हमने ऊपर कहा था कि वो डायगोनल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा अगर ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आई यानी ए का इन्वर्स ए का ट्रांसपोज हो। तो यहाँ पर अगर हमारे पास इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसका इन्वर्स बन जाए मैट्रिक्स का, यानी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स हो वो उसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो, तो फिर हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो उसके बाद हमारे पास कुछ एमसीक्यूज़ हैं, आपने इन एमसीक्यूज़ को देखना है। बिल्कुल बेसिक लेवल के ही हैं, इतने हाई लेवल के नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपने चीज़ों को देखना है। आ 3 क्लास 3 मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट, इन्वोल्यूटरी, ठीक है, ऑर्थोगोनल। तो ये चीज़ें आपने देखनी हैं। ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं आपके पास, 20 एमसीक्यूज़ बने हुए हैं। और फिर उसके साथ ये है कि आपको इसके साथ आंसर कीज़ हैं, साथ एक्सप्लेनेशन भी डाली हुई है मैंने कि बाय डेफिनेशन है। और अगर नील पोटेंट जैसे पहले में हमारे पास मिलती जुलती चीज़ें थी, ठीक है, इन्वोल्यूटरी, आइडेम्पोटेंट, नील पोटेंट, लेकिन वहाँ हर में देखें, अब एक में ए स्क्वायर मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया पहले भी कि एक में ए स्क्वायर आई के बराबर है, एक में ए स्क्वायर ए के बराबर है और एक में ए के 0 के बराबर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखना है इनका, कि नील पोटेंट में ए की पावर सम के 0 के बराबर होता है, आइडेम्पोटेंट में ए स्क्वायर वापस ए के बराबर होता है और जो इन्वोल्यूटरी होता है उसमें ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो ये आपके पास इसके एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आपने इसको देख लेना है। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिटरमिनेंट के हवाले से देखेंगे और उससे नेक्स्ट जो होगा फिर हम वेक्टर स्पेस स्टार्ट करेंगे। और ये 3 लेक्चर आपके इम्पोर्टेंट इसलिए हैं, बेशक ये बेसिक लेवल के हैं, कि हमारे पास जो वेक्टर स्पेसेस हैं और उसके आगे के जितने भी कंसेप्ट हैं तो वो इन्हीं चीज़ों पर रिलाई करते हैं। अगर आपको ये 3 चीज़ें यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के हवाले से चीज़ें क्लियर होंगी तो इनमें से तो शायद अगर पास्ट पेपर देखें तो मेरे ख्याल में कोई 1-2 क्वेश्चन मैट्रिसेस और यही नील पोटेंट मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल और यूनिटरी और इस तरह के मैट्रिक्स की डेफिनेशंस में से चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन हमारा जो मेन पर्पस है वो लीनियर अलजेब्रा का, वो वेक्टर स्पेसेस और उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके आगे तमाम रिजल्ट्स को पढ़ना है। तो इसलिए आपने इन तीनों लेक्चर्स को डिटेल में देखना है और इनको सही तरीके से आपने मास्टर करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिटरमिनेंट की।